नमस्कार दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के इस डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के सेशन में। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। एंड आज की तारीख है 19th ऑफ जून 2025 एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम आप सबको। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कल मैंने टेलीग्राम पे भी ये डिस्कशन किया था, आज मैं उसको डिस्कशन फिर से कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। एक बहुत ही पॉपुलर बुक है, उसका नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी। उस किताब का ये कोट है, विद एवरी हार्ट ट्वेल्व टू डॉग्स। हर दिल में दो, मतलब एक दो जानवर एक तरह से आपके जो है वो होते हैं। पहला बैड डॉग और दूसरा जो होता है वो गुड डॉग होता है। जो बैड डॉग होता है वो प्राइमरली एक दूसरे से झगड़े करते हैं दोनों। जो बैड डॉग होता है वो गुस्से का, एंगर का, लस्ट का, ग्रीड का, एरोगेंस का होता है। और जो गुड डॉग होता है वो फॉरगिवनेस का, कंपैशन का, सेल्फ कंट्रोल का, जेनरोसिटी का, ह्यूमैनिटी का, ह्यूमिलिटी का, विजडम का, उसका होता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या चूज़ करना है। दुनिया में अगर हम गंदगी को देखेंगे तो दुनिया गंदगी ही दिखेगी, दुनिया हमें बेकार ही दिखेगी। लेकिन दुनिया में अगर हम अच्छाई देखेंगे तो हमें दोस्तों अच्छाई ही दोस्तों दिखेगी, या फिर हम अच्छे इंसान की ओर अच्छे इंसान रहेंगे और अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो हमारा मेन मकसद है अपने जो हमारे मॉरल्स हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उनको कायम रखना, उनको मेंटेन रखना। और बैड डॉग का मकसद है उन्हीं संस्कारों का तिरस्कार करना, उन संस्कारों को एक तरह से डिमीन करना और आपको एक घटिया और बेहद ही घटिया इंसान बनाने की ओर आगे बढ़ाना। तो ये आपका चॉइस है, आपको क्या बनना है ये आपके ऊपर, आप इसको भली भांति जानते हैं। चलिए दोस्तों, जो ये सेशन मेरा पहली बार देख रहे हैं, ज़ॉम्बीवर्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं डिटेल में आपकी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस को, कल की जो हुई थी, और उसका ही डिस्कशन यहाँ पर डिटेल में किया जाता है। अगर आप लगातार मेरे साथ आएंगे, लगातार अगर मेरे साथ आप 14 डेज़ आएंगे, तो मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ कि मैं आपको करंट अफेयर्स का से प्यार करा दूंगा। ये मेरी आपसे गारंटी है। और आपको दोबारा मुड़कर फिर करंट अफेयर्स को बोरिंग आपको फिलहाल फिर कभी भी आपको फील दोस्तों जो है वो नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और आई होप आप लोगों ने मेरा 14 डे चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया होगा। सबसे पहले किसने आपका दोस्तों लॉन्च किया है? ट्राई ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट आरबीआई के साथ डिजिटल कंसेंट के लिए। कौन सी तारीख से 75% एटीएम से ₹100 टू ₹1 के नोट्स विड्रॉ हो सकते हैं, मतलब एक सेट में ये इतने नोट्स रहेंगे? आंसर रहेगा उसका सितंबर 30 से। और अगले साल आपका 31 मार्च के बाद 2026 से ये आपका 90% भी क्रॉस कर जाएगा। दोस्तों कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? अक्षरा तमिल में ये एक है, और इससे आप तमिल भाषा का यूज़ करके बैंक का पिन जनरेट कर सकते हो। उसका नाम है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। दोस्तों यूपीआई में अब कितने सेकंड्स में ट्रांजैक्शन और तमाम तरह के फीचर्स आपके हो पाएंगे? आंसर है उसका 10 सेकंड्स का। दोस्तों इंडिया के यूनियन कैबिनेट में अभी कितना परसेंटेज विमेन का रिप्रेजेंटेशन है? आंसर है 9.7% का। सबसे ज़्यादा किसका है? क्या आंसर रवांडा है? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने दोस्तों लॉन्च किया है दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन। उस कैंपेन का नाम क्या है? नाम है धरती आबा जन भागीदारी अभियान, जो पीएम जन मिशन के अंदर लॉन्च किया गया है। फिर दोस्तों होम सेक्रेटरी कौन है जो लीड करेंगे? जो AI 171 क्रैश हुआ था 787 ड्रीमलाइनर, उनका नाम है आपका गोविंद मोहन, ये इसको लीड करेंगे। किन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बड़ा खुद का बनाया हुआ इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट जो मनेसार में है? आंसर है अश्विनी वैष्णव। और किसने बनाया है? मारुति सुजुकी और हरियाणा सरकार ने मिलकर इसे बनाया है। दोस्तों अभी हाल ही में स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट, जिसको प्रेजेंट किया है डाउन टू अर्थ और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने, इसके अंदर कौन सा स्टेट ने टॉप किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। हालांकि जो मिनिमम क्राइटेरिया है दैट द स्कोर शुड बी 70/100, उस क्राइटेरिया को भी ये लोग जो हैं वो आपका मीट नहीं कर पाए हैं। हालांकि 68.38% के साथ आंध्र प्रदेश यहाँ पर टॉप पे बना हुआ है। कौन से नंबर का फास्ट पेट्रोल वेसल अचाल को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने सौंपा है इंडियन कोस्ट गार्ड को? आंसर है आपका 5th। डीआरडीओ ने कौन से आईटी के साथ टाइप किया है फॉर क्वांटम एंटांगलमेंट बेस्ड फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन? आंसर है आईटी दिल्ली के साथ टाइप किया है डीआरडीओ ने। किसने लॉन्च किया है इजराइल पर अटैक, रिटेलिएटरी अटैक, ट्रू प्रॉमिस 3? नाम है उसका ईरान। दोस्तों किसने लॉन्च किया है साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज? आंसर है डिफेंस साइबर एजेंसी। मेम्फिस ने
किस कंपनी के साथ टाइप किया है और एआई सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में खासतौर पे अंडरराइटिंग की बात करें, जहां पर रिस्क एनालिसिस होता है उसकी बात करें, तो मेम्फिस के साथ ये 6 फोर्ड प्रोवाइड करेगा। कौन सा स्टेट इंडिया का बना है पहला स्टेट जहां पर कैश प्लस मॉडल पे काम किया जाएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पे, जहां पर ना सिर्फ सपोर्ट मिलेगा बल्कि उन्हें अवेयरनेस बताया जाएगा कि इस पैसे का यूज़ आप कैसे कर सकते हो। स्टेट का नाम आपका राजस्थान है। कौन बनी है दुनिया की नंबर 1 ओडीआई में फीमेल क्रिकेटर, उनका नाम है स्मृति मंदाना। किस स्टेट में गंगा संवर्धन योजना को स्टार्ट किया गया है, जल गंगा संवर्धन, आंसर एमपी में होगा। वहाँ पर जितने भी आपके ट्रेडिशनल पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उन्हें प्रिजर्व करने का, पोल्यूशन फ्री करने का वहाँ पर दोस्तों काम किया जाएगा। किस कंपनी को दिया गया है $2 मिलियन का फूड प्लानेट प्राइज, आंसर है नाइट्रो कैप्टन। नेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस किस दिन होता है, 16 जून को होता है। इसरो ने किस स्टेट में अपना एक मॉडल रॉकेट टेस्ट किया है, और इस स्टेट का नाम यूपी है और कुशीनगर में इसे किया है, और यहीं पर आपका अभी अक्टूबर में स्टूडेंट स्पेस कॉन्टेस्ट भी होगा। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब होता है, ये दोस्तों आपका 17 जून को होता है। कौन जीता, किन्होंने जीता है कनाडा ग्रांड प्री, उनका नाम है जॉर्ज रसल, उन्होंने कनेडियन ग्रांड प्री को दोस्तों जो है वो जीता है। किस दिन हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोर्सिव मेजर्स करते हैं, उस डे को हम दिसंबर 4 के दिन ऑब्जर्व आपका दोस्तों करते हैं। कौन से ईयर में हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमेन फार्मर टू रिकॉग्नाइज रोल इन ग्लोबल एग्रीकल्चर मेंटेन करते हैं, आंसर है 2026 में इसको जो है वो हम दोस्तों ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों कौन से ग्रुप के बने हैं ग्लोबल सीईओ, पानोस मितारोस, नाम है उसका बाटा ग्रुप। कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर मंगोलिया के, नाम है उनका जदाना शतार गोमोजाव। और कौन नेलाई सुमुतु क्या थे, ये एक इसरो के साइंटिस्ट थे, इनका डेथ अभी तिरुवनंतपुरम में 74 ईयर्स की एज में दोस्तों आपका हो गया है। चलिए तो स्वागत करते हैं आपका आरबीआई जंक्शन पे, आप सबका इसमें स्वागत है। ठीक है, तातिया मामा आपका भी स्वागत है, सबका स्वागत है इस सेशन में। आरबीआई जंक्शन की बात करें तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आरबीआई खबरों को, सेबी खबरों को, लेकिन उससे पहले जो लोग नए आए हैं और जो पुराने लोग हैं, मैं बताना चाहता हूँ, मुस्कुरा दीजिए, है ना। देखो यार, मुझे पता है रोज़ मुस्कुराने कहता हूँ, लेकिन आपको भी पता है हर किसी की लाइफ में चीज़ें अच्छी भी होती हैं, ख़राब भी होती हैं, सबके लाइफ में होता है, लेकिन मुस्कुरा तो सकते हैं ना सर। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई थॉट आया होगा जिसने आपको मुस्कुराने पर मजबूर किया होगा, उसको याद कर लो। गम में ही मुस्कुरा लो, गुस्से में मुस्कुरा लो, ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई है उसी बात में मुस्कुरा लो। मुस्कुराना तो बनता है ना, कि नहीं बनता है, बनता है ना, तो मुस्कुरा लो, क्या दिक्कत की बात है। चलिए तो स्वागत करते हैं। एंड एडिटर साहब ने कहा है कि ठीक है सर, आप कहते हो, आज मैं ही कहता हूँ कि आप लोग लाइक वाइक कर दो भाई, बड़े मुश्किल से वीडियो से एडिट किया है, तो फटाफट सब लोग ज़रा इसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं इंटरेस्टिंग खबर पे। आपने इमेजिन किया होगा कि गवर्नमेंट पेंशन मिलने में कितना टाइम लगता है। ये दर्द आपके दादा दादी, आपके शायद पापा अगर रिटायर हो गए उन्होंने देखा होगा। लेकिन आरबीआई काफ़ी सीरियस है। आरबीआई चाहती है कि जो गवर्नमेंट बिजनेस है पेंशन ट्रांसफ़र करने का, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस करने का, उनको ज़्यादातर बैंक्स अप्लाई करें, ज़्यादातर बैंक्स उनको ऑप्ट करें, ताकि गवर्नमेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन ज़्यादा पॉपुलर हो जाएं और गवर्नमेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। कोई भी ऐसा बैंक, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या फॉरेन सेक्टर का हो, ऐसे बैंक को जो गवर्नमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो गवर्नमेंट पेंशन ट्रांसफ़र करने में, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन करने में, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो, चाहे वो ईपीएफ का पैसा हो, मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट पैसा हो, इन सारे बैंक्स को हम एजेंसी बैंक कहते हैं। मैंने खूब ढूंढा, रतिया में 12 बजे भी ढूंढा, लेकिन मुझे इतना ही मालूम चला कि एज ऑफ मई 2023 इंडिया में 33 ऐसे बैंक्स हैं जिनको हम एजेंसी बैंक कहते हैं, जिनको हम दोस्तों जिगर के छल्लों हम एजेंसी बैंक्स कहते हैं, और यही बैंक्स गवर्नमेंट बिजनेस करते हैं। तो आरबीआई ने जो एजेंसी कमीशन रेट है, देखो भाई, देखो ध्यान से, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप भी गवर्नमेंट जॉब या बैंक में जॉब, एक तो है रुतबा, रिस्पेक्ट, घर में रिस्पेक्ट, बाहर रिस्पेक्ट, एक तो वो है शादी बढ़िया हो जाएगी।
दूसरा जो रीज़न है वो है पैसा। जो सैलरी है बैंक क्लर्क की भी अच्छी खासी है, 45,000 है आरआरबी के अंदर, बाकी जगह तो और ज़्यादा भी है, तो अच्छी खासी सैलरी है। और भगवान ना करे, भगवान करे माफ़ करिए, आप आरबीआई में ग्रेड बी अफसर निकाल लें, आहा आहा, इमेजिन करो अपने आप को, अभी ज़िंदगी क्या है, उस समय ज़िंदगी क्या रहेगी, मज़े ही आ जाएंगे। तो भाई काफ़ी पैसा मिलता है। तो एजेंसी कमीशन, जो कमीशन मिलेगा गवर्नमेंट बिजनेस करने के लिए पर ट्रांजैक्शन, उस रेट को आरबीआई ने बढ़ा दिया है। स्क्रीन पे आप देखिएगा, आरबीआई ने एजेंसी बैंक जिन्हें ऑथराइज करता है आरबीआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बिजनेस करने को, जिसके अंतर्गत टैक्स कलेक्शन वो करते हैं, पेंशन पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट रिसीट देते हैं, वो कमीशन अब पीरियोडिक बेसिस पर उसका जो रेट है उसे बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आइए ज़रा ताज़ा ताज़ा देखते हैं, स्क्रीन पे देखिएगा। अगर कोई रेवेन्यू रिसीट है, कोई रेवेन्यू एक्सेप्टेंस है, टैक्स कलेक्शन है, तो वहाँ पर 9 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन पहले था, अब उसमें पर ट्रांजैक्शन 3 रुपीज़ आपके बढ़ गए हैं। अगर कोई फिजिकल मॉडल, ये ऑनलाइन में है, ऑनलाइन में पड़ेगा 12 रुपीज़। अगर फिजिकली है, किसी ने भेजा है कुरियर करके रेवेन्यू रिसीट टैक्स कलेक्शन, तो वो 50 रुपीज़ था, अब वो अनचेंज्ड है, ये सेम रखा गया, अच्छी बात है। पेंशन पेमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट करवाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, पर्सनल को, उस पर पर ट्रांजैक्शन उनको मिलता था 75 रुपीज़, अब मिलेगा 5 रुपये एक्स्ट्रा 80 रुपीज़। और अगर अदर गवर्नमेंट पेमेंट्स है, जो नॉन पेंशन पेमेंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस है, फॉर एग्जांपल आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, चाहे वो एलपीजी का हो, चाहे विकलांगता के लिए हो, चाहे वो एलईडीज़ के लिए हो, चाहे वो इवन जो आपका सूर्य घर के अंदर सब्सिडी मिल रही है उसके लिए हो, तो वहाँ पर अब ये पड़ेगा 7 पैसे पर 100। मतलब जो भी अमाउंट होगा उसके, जो भी अमाउंट का है उस पर 6.5 पैसे पड़ता था। मतलब मान लेते हैं आपकी पेंशन 5,000 है, तो हर 100 रुपये 5,000 पे पर 100 रुपये पे 6.5 पैसे सरकार पे करेगी इन बैंक्स को। अब ये अमाउंट आपका 6.5 से बढ़कर 7 पैसे पर 100 हो गया है। तो बैंक को गुरु पैसा मिलने वाला है, बैंक का जो तकदीर है, तस्वीर है, बदलने वाली है। उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ आपकी तस्वीर भी, आपकी जो तकदीर है वो इस साल के एंड तक बदल जाए, इसकी मेरी मनोकामना पूरी है। तो आरबीआई ये काम करेगा, लेकिन इसके पहले जो भी ट्रांजैक्शन चल रहे थे जिस पर एक रेट फिक्स था, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब जो ऑलरेडी आपके हैं, ये नए ट्रांजैक्शंस पे होगा, ठीक है, या उन ट्रांजैक्शंस पे नहीं होगा जिनको सेपरेटली गवर्नमेंट्स कंपेंसेट करती है, जैसे कि एग्रीकल्चरल लोन्स पे कितना लोगे भाई, हद कर दी आपने भाई। पेंशन एग्रीकल्चर लोन, जैसे कि आपको पता होगा कोलैटरल फ्री एग्रीकल्चर, वहाँ पर 1.6 लाख था, अब 2 लाख रुपए तक बिना कोलैटरल के लोन मिल पाएगा। या फिर आपका किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर ट्रांजैक्शन, जहाँ पर अब लोन का लिमिट 5 लाख तक है, 5 लाख तक का लोन आप, जिस पे 1.5% सरकार इंटरेस्ट पे करेगी, बाकी इंटरेस्ट आपको पे करना होगा, और सेकेंड टाइम 3% पे करेगी सरकार। बच्चे की जान लोगे क्या? तो वो नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस में ये आपका अपडेट जो है वो दोस्तों दिया गया है। सवालों पे आते, फ्रॉम विच डेट द रिजर्व रिवाइज एजेंसी कमीशन रेट्स विल बी एप्लीकेबल। इसका आंसर होगा, द आंसर वुड बी 1 अप्रैल 2025। एज पर द आरबीआई जून 2025 सर्कुलर, व्हाट इज द रिवाइज्ड कमीशन रेट फॉर गवर्नमेंट रिसीट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब इसका आंसर है 12 रुपीज़ का होगा पर ट्रांजैक्शन, पहले आपका ये 10 रुपए का किया गया था। व्हाट इज द न्यू कमीशन रेट फॉर पेंशन पेमेंट्स बाय एजेंसी बैंक्स एज पर आरबीआई। इसका आंसर अब रहेगा 80 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन का, पहले आपका ये 75 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन पर अप्लाई किया गया था। तो इसका मेन मकसद है कि भाई ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस करे बैंक्स, ऑनलाइन गवर्नेंस बेटर हो, और बैंक्स को प्रॉपर कंपनसेशन मिले, जो वॉल्यूम वो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस का हैंडल करता है, तो उसको देखते हुए किया जाएगा। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, प्लीज़ आप लोग भी गूगल कर लीजिएगा, या जो भी करना होगा आपको। मुझे जो मिला जानकारी, इंडिया में 33 ऐसे बैंक्स हैं जिनको हम एजेंसी बैंक्स का नाम देते हैं। चलिए अब आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। शुरू करें, मुस्कुरा दो फिर से यार, परेशान मैं करूँगा सर, है ना। मुस्कुराने से चेहरा अच्छा ही लगता है। मैंने आज तक, मतलब शायद इक्का दुक्का लोग होंगे बड़ी मुश्किल से, लेकिन कोई मुस्कुराता है ना मन से, तो अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो शुरू करें, चलिए बैंकिंग पे आते हैं। भारत में एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुंबई शहर में रहती है।
उस बॉडी को दिक्कत है, वो बॉडी आपके सोसाइटी का सचिव है जिसको हर एक चीज़ से दिक्कत है। उसका मानना है कि अगर कोई नया बल्ब लगेगा हमें बताओ, नया टेनेंट आएगा हमें बताओ, रूल हम बनाएंगे, कोई ज़्यादा दबंगई कर रहा है हम जाके कचरेंगे उसको। तो मतलब इंडिया में बिजनेस का जो पूरा एनवायरनमेंट है ना, उसको मैनेज करने का काम ये करती है। और अगर कोई मोनोपोली जैसे कि रिलायंस, गूगल, सन फार्मा, टीसीएस, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज अगर वो मिसयूज़ करती हैं पावर का, या फिर इंडिया में कोई मर्जर होता है, कोई एक्विजिशन होता है, तो ई भाई साहब जो है ना वो आ जाते हैं सामने, पहले हमसे परमिशन लो, है कि ना, फिर आगे बढ़ना। हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। इस बॉडी का नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। मनोज तिवारी गाना भी था, उसको याद करिएगा, कंपटीशन देता। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। चलो बकवास कर रहा हूँ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम है इस बॉडी का, और इसने एक्विजिशन किया है अभी हाल ही में ऑफ 99.44%। पूरा कर देते, काहे तुम डॉन ब्रैडमैन बन गए हो। 100 का स्ट्राइक रेट, 100 का एवरेज उनका होना था, आखिरी में 4 रन पे आउट हो गए। तो इनका जो एवरेज है, इनका जो परसेंटेज ओनरशिप है अब ई कॉम एक्सप्रेस में वो है 99.44%। अब जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अगर मर्जर होगा, दो कंपनीज आपस में मिलेंगी, या कोई बड़ी कंपनी, कोई बिग फिश छोटी कंपनी को अपने अंडर एक्वायर करेगी, तो यहाँ पर एक्विजिशन हुआ है। तो एक्विजिशन हुआ है डिलीवरी एक्सप्रेस ने किया है, डिलीवरी लिमिटेड ने किया है, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, मतलब इसमें पब्लिक का शेयर है। इस कंपनी ने 99.44% शेयर जो है ई कॉम एक्सप्रेस का परचेज़ किया है, और ये अप्रूवल जो है वो सीसीआई ने हमें प्रोवाइड किया है। सीसीआई का फुल फॉर्म जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये दोस्तों इसका जो है वो आपका फुल फॉर्म है, यहाँ पर आप देखिएगा, ये है इसका फुल फॉर्म। ये बना आपका 14 अक्टूबर 2023 को। 2009 में ये शुरू हुआ था, दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हैं। रवनीत कौर महिला हैं, ये पहली फीमेल चेयरपर्सन है यहाँ की। जो चेयरपर्सन बनता है उसका टेन्योर 5 ईयर्स का रहता है, या उसकी एज 65 ईयर्स से कम की होती है। मुझे लगता है कम से कम यूएस में तो इतनी एज का प्रेसिडेंट होना चाहिए। इससे ज़्यादा होता है तो या तो बावला होता है, या एकदम ही ज़्यादा लुल्ल होता है, दोनों ही खराब है यूएस के लिए। इसकी बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होगा, ठीक है, 2 मिनिमम इसमें मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम इस काउंसिल में 6 मेंबर्स आ सकते हैं। अगर किसी भी लड़का लड़की लोग को ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो गड़बड़ बात है, ये क्या एग्जाम में आएगा, हाँ सर एग्जाम में आ चुका है, खून चूस लिया था एसबीआई क्लर्क में, वहाँ पर घुस गए थे पूछने के लिए, तो मैंने इसको ऐड कर दिया है। 1 चेयरपर्सन प्लस मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 6 मेंबर्स। किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ये वर्क करती है आपका। इसका मेन मकसद है एडवर्स कंपटीशन को, एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन को रोकना, मतलब कोई मनमानी पे ना उतर आए कि अगर वो उस सेक्टर का हीरो है, उस सेक्टर का मोनोपोली है, मोनोपोली मतलब उस सेक्टर में उसकी धाक है, उस सेक्टर में उसका ही चलता है, वो मनमानी ना करे, छोटी मछलियों की कोई बात करे, स्मॉल कंपनीज की कोई बात करे, उसके लिए किया गया है। इसके लिए ढूंढ ढांड के 3 सेक्शन लाया हूँ। सेक्शन 3 जो एंटी कॉम्पिटिटिव बात करता है, सेक्शन 4 अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की बात करता है। पहले का बात मतलब कोई ऐसा काम करे जो गैर कानूनी हो या एंटी कॉम्पिटिटिव हो, गलत तरीके से ट्रांजैक्शन करता हो। डोमिनेंट पोजीशन का मतलब अगर कोई डोमिनेटिंग पोजीशन है तो उसका अब्यूज़ करता हो, अपने दबंगई दिखाता हो। और आखिरी में रेगुलेशन हो मर्जर एक्विजिशन का, जिसके लिए सेक्शन 5 और 6 है। इससे रिलेटेड एक बॉडी भी, इसका नाम है आपका NCLAT, जो इसे सारे मामले होते हैं ना मर्जर के, एक्विजिशन के, एंटी ट्रस्ट के, जहाँ पर कोई बड़ी कंपनी मिसयूज़ करती पावर का, उन सारे मामलों को इसी ट्रिब्यूनल में देखा जाता है, जिसको जो सीसीआई की अपील्स को यहाँ पर आपका जो है वो सुनती है। तो इसी ने अभी हाल ही में अलाउ किया है डिलीवरी को कि वो ई कॉम एक्सप्रेस के 99.44% शेयर्स को जो है वो परचेज अब आपका कर सकता है। उसका परमिशन या उसका अलाउ यहाँ पर दोस्तों आपका दिया गया है। अब चलते हैं दोस्तों दुनिया में क्या चले, आइए ज़रा दुनिया की बात कर लेते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया की बात करें तो इंडिया पहली बार होस्ट करेगा असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस
नई बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में ही 2023 के आसपास जब इंडिया ने 50th एनिवर्सरी मनाई थी प्रोजेक्ट टाइगर की, उसी समय आपका ये बात हुआ था कि हम IBCA बनाएंगे। पहले एक ट्रस्ट था, अभी एक ट्रस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कुल मिलाकर इसमें 95 मेंबर्स हैं। दुनिया के 7 बिग कैट्स को इसमें काउंट किया जाता है जिनको प्रिजर्व कंजर्व हमें करना है, जिनमें हम आगे चर्चा करेंगे। लायन भी है, चीता भी है, पूमा भी है, कई सारे इसमें ब्रांड्स आपके होंगे। तो इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर असेंबली ऑफ IBCA और इसको लॉन्च किया, इस मिशन, इस अलायंस को NTCA ने इन 2024 मार्च में, 23 में इसको अनाउंस किया गया था। टोटल में 95 कंट्रीज़ इसकी जो हैं इस समय आपकी मेंबर्स हैं। और अगर मुझे याद आ रहा है तो लेटेस्ट मेंबर जिसने इसको साइन किया है, इफ़ आई एम करेक्ट, प्लीज़ आप लोग करेक्शन कर दीजिएगा, शायद छठा या पांचवा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लाइबेरिया। इतने लोगों ने इसमें मेंबर हैं, लेकिन कितने मेंबर्स ने रेटिफाई किया है वो अलग चर्चा है। लेटेस्ट जो उसमें मेंबर है उसका नाम है लाइबेरिया, मेरे हिसाब से शायद 5th या 6th है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा अगर गलती हुई है मेरे से, तो वो नाम भी यहाँ पर आपको जो है वो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने ये अलग अलग आपके लोग हैं, जानवर लोग हैं, मतलब बिग कैट्स है जो इसमें आती हैं प्रिजर्वेशन में, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और पूमा, इन को इसमें प्रिजर्व करने के लिए ये कोलैबोरेशन किया गया है। प्रेसिडेंट बने हैं भूपेंद्र यादव। मेरा 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 ग्राउंड है, मेरा बल्ला होगा, मेरी बॉल होगी, भूपेंद्र यादव। डायरेक्टर जनरल बने हैं IBCA के SP यादव, नाम में ही आप कंफ्यूज मत होइएगा, SP यादव डायरेक्टर जनरल हैं। प्रेसिडेंट है IBCA के भूपेंद्र यादव। और इसमें जो कंट्रीज़ आई थी इस बार, उन कंट्रीज़ के नाम है इंडिया, भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी, गिनी, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया, कजाकिस्तान। टोटल में कंट्रीज आई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल में 9 कंट्रीज ने इस असेंबली में जो है वो पार्टिसिपेट आपका किया था। सवालों पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स एज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग IBCA इन इंडिया? इनमें से कौन सा संगठन एज ए नोडल एजेंसी बनती है IBCA को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए? उसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA उस बॉडी का आपका दोस्तों नाम है। इनमें से कौन उन 7 बिग कैट्स में नहीं आता है? एक बार फिर से देख लो, फिर से देख लो, फिर से देख लो, ये रहा आपके सामने 7 बिग कैट्स का, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, पूमा। तो इनमें से कौन नहीं आता है? आंसर होगा इनमें से कराकाल जो है वो नहीं आता है, नाम भी बड़ा अजीब सा है। बाकी सब इस 7 बिग कैट्स के अंदर आपके आते हैं। द फर्स्ट असेंबली ऑफ IBCA इन दिस ईयर वॉज अटेंडेड बाय हाउ मेनी कंट्रीज? आंसर है 9। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेंज कंट्रीज आइडेंटिफाइड एज अंडर IBCA? आंसर 95 होगा। लेकिन अभी सिर्फ 5 ही 6 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट एज ए अलायंस जो है वो दोस्तों किया है। डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? उनका नाम है SP यादव। इनमें से फाउंडिंग मेंबर कौन है IBCA का? उसका नाम है आपका आर्मीनिया। आर्मीनिया इसका दोस्तों जो है इनमें से आपका फाउंडिंग मेंबर है, इन सारे में से आर्मीनिया इसका फाउंडिंग मेंबर बना हुआ है। चलिए अब आते हैं देश में क्या चल रहा है। स्पीड आई होप ठीक है सेशन की, आई होप सबको समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है ना? थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होगा माफ़ कर देना। मैं रिपीट फिर से कर दूं, आज का सेशन ऐसे जा रहा है, कल का सेशन मैं कोशिश करूंगा लाइव लेने का, अगर नहीं होगा तो रिकॉर्डेड जाएगा, सेम टाइम पे आएगा। सैटरडे का सेशन आपका 12 बजे आएगा। उसका रीज़न है क्योंकि सफलता दिवस हम जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके नेक्स्ट डे हम मना रहे होंगे, जो कि फ्राइडे होगा। तो फ्राइडे को भी मैं अपने शहर, अपने घर से बाहर हूँगा, तो स्मार्ट बोर्ड का मुझे नहीं मिलेगा सपोर्ट। तो फ्राइडे को तो आई एम डैम श्योर या तो रिकॉर्डेड जाएगा या फिर लाइव जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर। और फिर सैटरडे को हम जो सेशन लेंगे वो लाइव लेंगे, लेकिन सेशन वो आपका मान लेते हैं 12 बजे के आसपास वो सेशन आपका होगा। तो 2-3 दिन की बात है, जैसे मैंने कमिटमेंट किया है, मैं करंट अफेयर्स के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। करंट अफेयर्स मुझे करना ही है। अगर ऑप्शन नहीं है तो रिकॉर्ड करूँगा, वरना लाइव करूँगा। अगर टाइम फिक्स नहीं है, किसी दिन साल में 2 से 3 बार, तो वो टाइम अलग हो सकता है, लेकिन सेशन तो जाएगा ही जाएगा। तो करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना है, 14 डेज का चैलेंज मैंने दिया है, तो मेरे लिए भी है। कुछ भी करके मैं करंट अफेयर्स तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलिए अब आते हैं नेशनल करंट अफेयर्स पे। इंडियन एयरलाइंस है, इंडिया की एक एयरलाइन है इंडिगो, वो दुनिया के टॉप 3 लो कॉस्ट कैरियर्स में आ चुकी है।
ये उसको अवार्ड मिला एट दी स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स, एट दी स्काई ट्रैक्स अवार्ड, जिन्हें ऑस्कर कहा जाता है एविएशन का, सिविल एविएशन का, नागरिक उड्डयन का, है ना। अच्छी बात है भाई, एक तरफ एयर इंडिया का छिछा लेदर, एयर इंडिया का इतना नाम खराब हो रहा है, इतना उसका रेपुटेशन को डेंट पहुंचा है, तो ये अच्छी खबर है कि इंडिगो इज अमंग द टॉप 3 लो कॉस्ट कैरियर्स एट दी स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स। अवार्ड्स के नाम है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स। इसका एडिशन है 26th, और लो कॉस्ट एयरलाइंस की कैटेगरी में नंबर 1 पे एयर एशिया, वाओ मलेशिया की एयरलाइन है, स्कूट सिंगापुर की है, और थर्ड नंबर पे फिर आपका इंडिगो आता है, जो इसमें थर्ड नंबर पे यहाँ पर दोस्तों आपका बना है। ये इकलौती इंडियन एयरलाइन है जो फीचर करेगी अमंग द टॉप लो कॉस्ट कैरियर्स ग्लोबली। इसके अलावा कोई भी टॉप 10 कैटेगरी में आपका नहीं आता है। लेकिन ये लो कॉस्ट की बात है, लो कॉस्ट में खाना नहीं उम्मीद कर सकते, लो कॉस्ट में प्रीमियम सीट्स उम्मीद नहीं कर सकते, लेग स्पेस और ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, ऊपर का स्पेस बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लग्जरी मोटा मोटा ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी एयरलाइंस में सब कुछ कर सकते हो। तो बिग एयरलाइंस में, फुल सर्विस एयरलाइंस में जहाँ पर सब कुछ होता है, उनमें सबसे ऊपर है कतर एयरवेज, सेकंड पे आया है आपका सिंगापुर एयरवेज, लेकिन नंबर 1 पे कतर एयरवेज है। इसको 9 बार ये अब तक ओवरऑल इसको ये अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा इसको बेस्ट एयरलाइन मिडिल ईस्ट दिया गया है, वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस क्लास दिया गया है, और बेस्ट बिजनेस क्लास एयरलाइन लाउंज का अवार्ड भी इसको दोस्तों जो है वो आपका दिया गया है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स को दिया गया 1999 में, पहली बार शुरू किया गया। सेरेमनी आपकी होती है पेरिस एयर शो के दौरान ले बोर्गे एयरपोर्ट पर, और इंडिया का जो क्या इंडिगो है उसको लो कॉस्ट कैरियर्स में थर्ड रैंक पे जगह मिली है। स्क्रीन पे एक बार देखिएगा, सबसे ऊपर कतर एयरवेज है, सेकंड पे सिंगापुर एयरलाइंस, थर्ड पे कैथे पैसिफिक, फोर्थ पे एमिरेट्स, फिफ्थ पे ऑल निपन एयरवेज। ये टॉप 5 हो गए आपके। ये टॉप 5 दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस है सर, आप देख सकते हैं। लो कॉस्ट में एयर एशिया 1, स्कूट 2nd, इंडिगो 3rd, यूरोविंग 4th, और व्हीलिंग एयरलाइन स्पेन का नंबर 5 पे यहाँ पर बना हुआ है। तो दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, एक फुल सर्विस एयरलाइंस है और एक आपका दो जो है वो लो कॉस्ट एयरलाइंस के अंदर आता है। तो यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए, इसका हिंदी मैंने आपको दे दिया, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, ये देखिएगा, ये टॉप 10 है। अच्छा, अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, 2024 में यही टॉप 2 थे, ठीक है, लेकिन 2024 में कैथे पैसिफिक आपका नंबर 5 पे था, वो अब नंबर 3 पे है। सिमिलरली एमिरेट्स आपका नंबर 3 पे है, वो नंबर 4 पे है, और ऑल निपन एयरवेज जापान का नंबर 4 पे था, वो नंबर 5 पे है। तो यहाँ पर मेजर आपको चेंज दिख रहा है, जहाँ पर इस साल नंबर 1 पे कतर, सेकंड पे सिंगापुर एज ऑलवेज, थर्ड पर अब आपका कैथे पैसिफिक है, जबकि इसके पहले आपका एमिरेट्स जो था वो थर्ड नंबर पे आपका बना हुआ था। मैं इसलिए कर रहा हूँ सर क्योंकि अगर आपको पिंच करना है ना एग्जामिनर को, तो पिंच तो वो कर सकता है, ये आउट ऑफ द बॉक्स उसका दिमाग है आपका खून चूसने का। तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, ताकि कम से कम मैंने बता दिया था, कम से कम एग्ज़ाम में आपको ये लगे उसने कहा था, उसने कहा था से याद आया, उसने कहा था, बहुत ही बेहतरीन एक शॉर्ट स्टोरी है गुलेरी जी की, प्लीज़ पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अति सुंदर स्टोरी है, उसने कहा था, बहुत ही बेहतरीन है। तो मैंने कहा है कि भाई ये 2024 का रैंकिंग था, और अब इस बार टॉप 2 सेम है, लेकिन थर्ड फोर्थ पे अदला बदली हुई है, अदला बदली नहीं कहूँगा, थर्ड फोर्थ चेंज आया है। थर्ड पे कैथे पैसिफिक है जो पहले 5th पे था, एमिरेट्स आपका अब 4th पे है जो पहले 3rd पे था, और जो 4th पे था वो अब नंबर 5 पे है, दैट इज अल निपन एयरवेज ऑफ जापान। आगे बढ़ते हैं सर। कल की ही बात है, नितिन गडकरी, नितिन बाबू ने कहा फास्टैग, इन्होंने कई सारे फ़ायदे गिनाए कि फास्टैग से कैसे आप टोल के ज़रिए, RFI टेक्नोलॉजी होती है जिसके ज़रिए आपका ट्रैक होता है, आपका विंडशील्ड पे वो स्कैनर, और अकाउंट से पैसा खट से कट जाता है, पट से आप आगे बढ़ जाते हो। फास्टैग हर 10 साल पे आपको जो है वो 10 साल पे है क्या, एक बार चेक कर लेना, है ना, मुझे डाउट हो रहा है इसको लेकर, एक बार चेक कर लेना, आप लोग कमेंट बता दोगे आप लोग, फास्टैग कितने साल बाद रिन्यू कराना होता है। तो फास्टैग को लेकर गडकरी साहब ने अनाउंस किया है कि अब आपको वन टाइम पे करना होगा 1 साल में, या 200 ट्रिप्स तक आप वन टाइम पे करोगे, और वो अमाउंट है आपका 3000 रुपीज़ का। या तो आप 1 साल में 200 ट्रिप्स कर लो,
या 1 साल तक इतना ही पैसा आपको पे करना पड़ेगा, जो पहले हो जाएगा वो काउंट यहाँ पर किया जाएगा। तो गडकरी साहब ने इसको अनाउंस किया है और ये इस साल इंडिपेंडेंस डे से वैलिड आपका होगा। और टोटल जो कॉस्ट होगा उस व्हीकल का, नॉन कमर्शियल व्हीकल का, जिसमें कार्स हैं, जीप्स हैं, मतलब इसमें ऐसा नहीं है ट्रक ले जाओ वो सब नहीं, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, नॉन कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हो, उसमें 200 ट्रिप्स तक ₹3000 पे करना पड़ेगा। या अगर आप उतना नहीं भी करते हो तो 1 साल तक ₹3000 आप वन टाइम पे करोगे और हर टोल पे बिना कुछ रुके, आप बिना रिचार्ज किए आप ट्रैवल यहाँ पर दोस्तों कर पाओगे। ठीक है। कहाँ से एक्टिव होगा? 2 तरीके हैं। एक तो है NHAI और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ का जो वेब पोर्टल है वहाँ से, वेबसाइट वहाँ से। और दूसरा इनकी एक ऐप है, उसका नाम है राजमार्ग यात्रा ऐप। नाम में ही है नेशनल हाईवेज़ ट्रैवल ऐप और हिंदी में राजमार्ग यात्रा ऐप। वहाँ पर जाकर भी आप इसको अवेल कर सकते हो। अब यहाँ पर चाहे क्लोज टोल सिस्टम हो, मतलब जहाँ पर एंट्री हो उस एक्सप्रेसवे पे वहीं पर एग्जिट हो, या फिर ओपन ट्रिप हो, ओपन टोल सिस्टम हो, फॉर एग्जांपल दिल्ली चंडीगढ़ में जहाँ पर एक ही बार टोल कटता हो फिर आप आगे ट्रैवल कर जाओ, सब मिला के हम एक ट्रिप काउंट करेंगे इसको। हर टोल बूथ जब क्रॉस करोगे ओपन टोल में तो वो एक ट्रिप होगा। अगर क्लोज टोल होगा तो उसमें एंट्री एग्जिट जो होगा वो हम उसको एक ट्रिप मानेंगे। ठीक है, मतलब दोनों ही केसेस में, अगर मल्टीपल टोल्स हैं तो भी और अगर एक टोल है तो भी, तो उसको एक ट्रिप माना जाएगा और 200 ट्रिप्स ऐसी काउंट की जाएंगी जिसपे ₹3000 आपको पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। द फिक्स टोल पास इज वैलिड फॉर हाउ लॉन्ग और हाउ मेनी ट्रिप्स? ये आपका है 1 साल या 200 ट्रिप्स तक। फास्टैग इनमें से किस पे वर्क करता है? आंसर है RFID पे वर्क करता है। मैं जानता हूँ इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, प्लीज़ आप लोग अभी के अभी कमेंट सेक्शन बता दें RFID का फुल फॉर्म क्या है। उस पर सवाल भी पेपर में आपसे जो है एग्जामिनर आपसे जो है वो पूछ सकता है, उस सवाल को भी जरूर से आप लोग याद करिएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फास्टैग? फास्टैग इनमें से फुल फॉर्म क्या है? आंसर है फुल फॉर्म यहाँ पर फास्ट ऑटोमेटेड स्मार्ट टोल अग्रीमेंट गेटवे। ये आपका दोस्तों फास्टैग का फुल फॉर्म है, फास्ट ऑटोमेटेड स्मार्ट टोल अग्रीमेंट गेटवे। ये फास्टैग का दोस्तों जो है वो फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर फास्टैग इन इंडिया? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है फास्टैग इन इंडिया की? तो उसका आंसर होगा आपका NHAI। ये फास्टैग को इंडिया इम्प्लीमेंट करती है। फास्टैग इंडिया में कब से लागू हुआ था? मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल्स। ये लागू हुआ था आपका 15 फरवरी 2021 से। तब से ये कहा गया था, इस साल से, इस दिन से, कि हर व्हीकल को फास्टैग करना पड़ेगा। कितने साल के लिए है आप बताइए? आपका होमवर्क है, मैं इसको क्रॉस करता हूँ। क्या ये 5 साल के लिए है या फिर आपका 10 साल के लिए है? मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से मुझे बताएं। Which of the following banks was the first to launch फास्टैग in India? उस बैंक का नाम ICICI बैंक था। कौन से मोबाइल ऐप से फास्टैग आप एक्टिवेट करा सकते हो, चेक कर सकते हो? आंसर है राजमार्ग यात्रा ऐप से। इनसे ये आप वेरीफाई करके इसको दोस्तों जो है वो आप चेक कर सकते हो। कल खबर आई थी सर कि ट्राई ने अनाउंस किया है RBI के साथ टाई अप करके कि वो एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा ताकि टेलीकम्युनिकेशन जो पोर्टल्स हैं उनसे जो कंपनीज हैं वो टाई अप कर सकें और वेरिफिकेशन कर सकें अपने नंबर्स का, अपने कॉन्टैक्ट्स का। इसके अलावा दोस्तों एक और योजना है जिसका इंटेंशन है पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने का। कभी आप, भगवान आपको कृपा करे और आप बहुत पैसे कमाओ और आप बाहर के देशों में जाओ, जैसे कि दुबई हो गया या कई और देश हो गए, दुबई शहर है माफ़ करिए, मतलब UAE हो गया और कई सारे देश हो गए। तो वहाँ पर दोस्तों हर जगह पर आपको वाईफाई मिल सकता है। वाईफाई हॉटस्पॉट के ज़रिए आपको राह चलते भी, रोड्स पे भी आपको वाईफाई मिल सकता है, जिनको हम पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स कहते हैं। इंडिया में इसी चीज़ को हमें रेप्लिकेट करना है। इसके लिए कुछ साल पहले PM वनी को, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको लॉन्च किया गया था। इससे हर एक एरिया में हम पब्लिक ऑफिसेज बनाएंगे, पब्लिक डेटा ऑफिसेज बनाएंगे, जिनके ज़रिए उस एरिया में वाईफाई हॉटस्पॉट लगाया जाएगा, जिसका रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब जो आपके घर में रेट होता है उससे डबल हो जाएगा
लेकिन उससे ज़्यादा रेट वो जो पब्लिक डेटा ऑफिस है ना, जिनको मिला है ज़िम्मा कि भाई तुम अलग अलग एरियाज़ पे हॉटस्पॉट लगाओ वाईफाई के, वो एक्सटॉर्शन ना कर पाएँ, आपका शोषण ना कर पाएँ पैसे के मामले में, कि भाई आपको 10 गुना वो रेट लगा रहे हैं कुछ कुछ समय के लिए एक्सेस करने का। तो बेसिकली पीएम वनी का इंटेंशन है कि हम पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स को सेटअप करें देश के अलग अलग हिस्सों में। इनको सेटअप करने के लिए वो लाइसेंस देते हैं पब्लिक डेटा ऑफिसर्स को, जिनका मेन काम होता है उन पर्टिकुलर एरियाज़ में वाईफाई हॉटस्पॉट लगाना। प्रॉब्लम थी कि उस पर कैप नहीं था, मतलब कितना अमाउंट चार्ज करेंगे वाईफाई का। तो अगर कोई स्पीड, अगर वाईफाई स्पीड अब 220 एमबीपीएस है, तो जो भी उसका रेट आप पे करते हो अपने घर पे ब्रॉडबैंड पे, जनरली आप अगर आपको 200 एमबीपीएस चाहिए तो 799 899 पे करते होगे। देखो मुझे नहीं पता, मैं पे करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि भाई हमारा यही काम है, इससे हमारा खर्चा पानी चलता है, तो हम तो ज़्यादा पे करते हैं। लेकिन आप हो सकता है कम पे करते हो, या फिर आप फ़ोन से ही यूज़ करते हो। अगर वाईफाई होगा तो आप जानते होंगे कि 799 है, 699 है, तो इनका रेट डबल से ज़्यादा नहीं हो सकता। वही बात है ना, इंडिया में जब तक कान ना पकड़ो ना किसी का, तब तक सुधरते नहीं है। ये मानते हो ना आप? मतलब हमारे फितरत में, हमारे नेचर में है ऐसा कि जब तक एक कंटाप ना पड़े तब तक आदमी सुधरता नहीं है। तो पीएम वनी के अंतर्गत जो पब्लिक डेटा ऑफिसेज प्रोवाइडर्स हैं, जो वाईफाई प्रोवाइड करते हैं, वो मैक्सिमम जो है वो डबल चार्ज कर सकते हैं दैन दी रिटेल रेट, जिस रेट पर कस्टमर्स को वाईफाई आपका दोस्तों यहाँ पर दिया जाता है। सबसे पहले सर, पीएम वनी होता क्या है? फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसको लॉन्च किया गया आज से 5 साल पहले, दिसंबर 2020 में। इसका मकसद है अफोर्डेबल पब्लिक वाईफाई एक्सेस प्रोवाइड करना। इसमें हम पब्लिक डेटा ऑफिस बनाते हैं जिनको लाइसेंस मिलता है, जिनके ज़रिए फिर आपके जो एक वाईफाई इंटरनेट है उसकी सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड आपकी दोस्तों की जाती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक कतरा कतरा सबको छप गया? एक बार ज़रा बता दीजिए। तो जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो रिटेल फाइबर कनेक्शंस पहुँचाते हैं घर पे, फाइबर टू होम, आपके घर पे अब जो कनेक्शन आता है वाईफाई का ना, वो ऑप्टिकल फाइबर से आता है। अगर उसका स्पीड 200 एमपीएस तक है, जो भी उसका रेट है, उसका डबल से ज़्यादा ये नहीं चार्ज कर सकते। ये डेटाबेस यहाँ पर इन्होंने बताया है, उससे ज़्यादा ये आपसे चार्ज दोस्तों जो है वो नहीं कर सकते। दैट इज़ द मैक्सिमम दैट दे हैव टू चार्ज। क्वेश्चंस पे आते हैं। What is the maximum tariff that ISPs and TSPs can charge PDOs under PM1E? मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? आंसर है ट्वाइस द रिटेल ब्रॉडबैंड टैरिफ। इन विच ईयर वॉज PM1E लॉन्च्ड? इनमें से किस साल आपका PM1E स्कीम को हमने लॉन्च किया था? इस स्कीम को दोस्तों हमने लॉन्च किया था इन 2020, 2020 में हमने इस योजना को जो है वो दोस्तों आपका लॉन्च किया था। विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स द सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर PM1E? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन PM1E के लिए डेटाबेस मेंटेन करती है? उसका आंसर है सी डॉट। ये संस्था है जो इस डेटाबेस को दोस्तों आपका मेंटेन करती है। व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक डेटा ऑफिस अंडर PM1E? PM1E के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस की भूमिका इनमें से क्या है? उसका आंसर है, उसकी भूमिका जो यहाँ पर है वो है टू सेटअप वाईफाई हॉटस्पॉट्स एंड प्रोवाइड इंटरनेट। ये इसका अहम भूमिका के तौर पर आपका दोस्तों वर्क करता है। विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द PM1E स्कीम? इनमें से कौन सा मंत्रालय PM1E स्कीम को ओवरसी करता है? उसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसको जो है वो आपका दोस्तों ओवरसी यहाँ पर करता है। एंड व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ PM1E स्कीम? इनमें से PM1E का मेन फोकस क्या है? PM1E का मेन फोकस जो है वो है आपका टू एक्सपैंड पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स अक्रॉस द कंट्री। ये इसका मेन फंक्शन आपका है। फिर दोस्तों एक बीमारी है जिसका नाम है कैटल प्लेग, जो खास तौर पे गायों से या गाय, सांड, भैंस, इन सब से फैलती थी। ठीक है। और इसका नाम था, इस बीमारी का नाम था, इस वायरस का नाम था रिंडर पेस्ट। ठीक है। दुनिया में इसको अब इरेडिकेट हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन इसको हमें रखना पड़ता है। देखो बात समझो, अगर कल को कोरोना वायरस भी, नोवल कोरोना वायरस भी, कोविड-19 भी ख़त्म हो जाएगा ना, तो भी कुछ ऐसी लैब्स बनाई जाएंगी जिन लैब्स पे उनको रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि वो रख सकते हैं।
दूसरा क्योंकि वो रिसर्च करेंगे उस पे। भाई भगवान ने जब हमें फूड चेन पे टॉप पे रखा तो हमारे अंदर दिमाग दिया ना, क्यों दिया? रिसर्च करने के लिए ना। तो दुनिया में ऐसी ऐसी लैब्स हैं जहाँ पर ऐसे वायरसेस, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस के स्ट्रेन्स जो ख़त्म हो चुके हैं उन जगहों पर होंगे, ठीक है। फिर उनमें से एक जगह पकड़ी जाएगी वुहान में, वहाँ पर गलती से लीक हो जाएगा और फिर से पेंडेमिक आ जाएगा। वाह सर वाह, क्या बात है। खैर इतनी बुरी बात नहीं करते, नेगेटिव इंसान मैं हूँ नहीं, आप भी नहीं हो। तो इंडिया में एक लैब है जिसे रिंडरपेस्ट वायरस कैटल प्ले कंटेनमेंट लैब करार दिया गया है, उसको लाइसेंस इसका पर्टिकुलरली दिया गया है। इस लैब का नाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसकी लैब है। उस लैब का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़। ये भी अगर फटा ना, इससे भी नया वायरस आएगा। तो भोपाल में है, दैया दैया। भोपाल में ICAR का NIHSAD है, जो कि एक हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ है। इसको कैसे याद करोगे सर? आप जेल याद करो, तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में एक से एक खूंखार डकैत, खूंखार क्रिमिनल्स, खूंखार सुपारी किलर्स, खूंखार सीरियल किलर्स, खूंखार आपके मतलब मर्डरर्स वहाँ पर हैं। तो वैसे इमेजिन करो यहाँ पर भी वो सारे वायरसेस हैं, इकट्ठा हुए हैं, वो सारे गुरु चेला हैं इसी पर्टिकुलर लैब में भोपाल के अंदर, ठीक है। और इसके लिए इसको BSL-3 लैब का कैटेगरी दिया गया है। ये असाइन किया है इसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN ने। तो FAO ने और WOAH ने इसको दिया है। और ये इंडिया में वैसे भी काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। यहाँ पर एक वर्ड है, सुंदर सा वर्ड है, रिपोजिटरी। जो लोग रेगुलर हैं मेरे प्यारे ज़ॉम्बीज़ वो जानते होंगे, रिपोजिटरी का मतलब होता है डेटाबेस मेंटेनेंस। तो यहाँ पर जो रिंडरपेस्ट वायरस का डेटाबेस मेंटेनेंस है, जो वायरस को कंट्रोल्ड वे में रखा गया है, इसी लैब में रखा गया है। तो इंडिया का ये इकलौता और नेशनल लेवल का रिंडरपेस्ट वायरस कंटेनमेंट मटेरियल जोन है और इसका डेटाबेस भी यहाँ पर मेंटेन किया गया है। तो WOAH ने और FAO ने इस ICAR के NIHSAD को दिया है BSL-3 लैब का लाइसेंस और ये रिंडरपेस्ट वायरस को यहाँ पर कंटेन्ड अमाउंट में मेंटेन कर सकता है। इसका अनाउंसमेंट किया गया ड्यूरिंग द 92nd WOAH जनरल सेशन जो पेरिस में हो रहा है। इसमें मिसेस अलका उपाध्याय, मिस माफ़ करिएगा, अब मिसेस मिस सेम हो गया है। अब मिसेस को मिस नहीं लिखना है, जैसे कि मिस्टर मिस्टर होता है ना। मिस्टर लड़का हो, मतलब कवारा हो, बाका जवान हो या शादी हो गई हो, मिस्टर ही होता है। तो मिसेस को हम क्यों लिखें, वहाँ पर मिस लिखना है आपको। तो मिस अलका उपाध्याय सेक्रेटरी हैं DHT की, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हेल्थ। भारत में एनिमल हेल्थ डिजीज़ को लेकर ही देखती हैं वो, इंडिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये जो रिंडर पेस्ट है इसका नाम पहले कैटल प्लेग था। 2011 में दुनिया भर से इसको नेस्ता नाबूद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, इरेडिकेट कर दिया गया। और दुनिया में अब 6 फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इसका कैटेगरी A का जो स्टेटस है, जो स्ट्रेन है, उसको रखा गया है ताकि इसको हम टेस्ट कर सकें, फ्यूचर में जो रिस्क है उससे हम इसको बचा सकें। इस लैब ने 2019 में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और फाइनली इसको लाइसेंस मार्च में दोस्तों जो है वो अब आपका मिल चुका है। क्लियर है आपको एवरीवन? और इसको स्टेटस मिला है एज अ RHF, एज अ स्टेटस टू वर्क इन दिस। 1 साल के लिए इसको स्टेटस जो है वो मिला है। और अगर ये बढ़ेगा तो कैटेगरी B में आ जाएगा, जहाँ पर इस पर्टिकुलर कंटेनमेंट की बजाय ये अब उससे वैक्सीन बना पाएगा। अभी सिर्फ रिसर्च कर सकता है, लेकिन जैसे कैटेगरी B आएगा तो ये वैक्सीन सीड मटेरियल भी, वैक्सीन भी बनाने में ये हेल्प फिर आगे चलकर कर सकता है। क्वेश्चन पे आते हैं, विच डिजीज इज एसोसिएटेड विद रिंडरपेस्ट वायरस? आंसर है कैटल प्लेग। When was rinderpest declared eradicated globally? Answer है 2011. Which organizations recognized India's rinderpest virus holding facility? Answer है FAO and WOH, that is option number B. Under which ministry is India's rinderpest initiative managed? Answer है Ministry of बाप रे बाप, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, इसी के अंदर आपका DHD आता है, इसी के अंदर वो आता है। और जिसकी मिस अलका उपाध्याय इसकी वो सेक्रेटरी हैं, वो इंडिया को उन्होंने यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट आपका हाल फिलहाल में किया है।
फिर दोस्तों हम सब जानते हैं पहलगाम में क्या हुआ, हम सब जानते हैं हमें प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, हमें ऑफेंस तो करना है, हमें रिटेलिएशन तो करना है, मतलब जवाब देना है, लेकिन पहले हमें खुद प्रिजर्व करना है, खुद रेडी रहना है। तो उसके लिए मोटा भाई अमित शाह जी ने 3 प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया है, जिससे न सिर्फ हादसे के समय बल्कि ख़ास तौर पे अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, ख़ास तौर पे उसमें हम अपने स्पीड को मैनेज कर, डिज़ास्टर को, प्रिसिशन को एक्यूरेट तरीके से हम उसको कर सकते हैं। और इसका अनाउंसमेंट किया गया ड्यूरिंग अ 2 डे एनुअल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर पहला है आपका ICRER, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रियल टाइम डिज़ास्टर रिस्पॉन्स देगा सैटेलाइट डेटा का यूज़ करके। और भारत की जो NDRF है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्क फेडरेशन, या स्टेट लेवल की जो डिज़ास्टर रिस्क फेडरेशन, उनके साथ मिलकर ये प्रॉम्प्ट और करेक्टिव एक्शन ये जो है वो आपका प्रोवाइड करेगा। दूसरा है नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट लाइट। लाइट जहाँ आता है ना, शुगर लाइट, UPI लाइट, तो वहाँ पर कुछ फीचर कम करके इसे ज़्यादा स्पीड कर देते हैं कि इसमें फोकस होकर काम हो। जो अब यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, एजिलिटी, चपलता। ठीक है, चपलता का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला स्ट्रांग है, चपलता मतलब सामने वाला तेज है, मतलब उसका रिस्पॉन्स तेज आएगा। ठीक है, ब्रूस ली वॉज अजाइल, बहुत तेज थे, है ना। योकोजुना इज स्ट्रॉन्ग बट लेजी, नॉट लेजी, स्ट्रॉन्ग बट स्लो। तो ये जो है ये एजिलिटी पे काम करेगा। समझ में आपको आया? इसका नाम है नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट लाइट 2.0, और ये डिजास्टर रिलेटेड डेटा जो है उसको रिमोट लोकेशंस पर जल्दी प्रोवाइड करेगा ताकि उस पर हम वर्क कर सकें। तीसरा है फ्लड हज़ार्ड, खास तौर पे असम में। असम में आप लोग अगर नहीं गए हो, कभी जाना आपका मन करे, वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर जानवर, बहुत ही सुंदर एनिमल रहता है, जिसका नाम है वन हॉर्न्ड राइनोसरस। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वन हॉर्न राइनो की वहीं पर पाई जाती है, उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही यूनिक चीज़ है। वहाँ पर अगर फ्लडिंग एक लेवल तक नहीं होगी तो सारे जो सांड है ना वो मर जाएंगे, लेकिन फ्लडिंग ऐसे हद से ज़्यादा हो जाएगी तो वो डूब जाएंगे, है ना। उम्र मेरी 30 साल हो गई है, जॉब लग जाए तो शादी हो जाएगी, जॉब ना लगे तो शादी नहीं होगी। मुझसे कोई पूछ नहीं रहा है कि मुझे जॉब करनी है और शादी करनी है, मुझे पता ही नहीं है। तो कुछ ऐसा काजीरंगा में भी होता है, तो फ्लड्स वहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हो तुम यार। तो फ्लड हज़ार्ड का एक जोनेशन एटलस जो है असम में उसे बनाया जाएगा, ताकि असम के जो फ्लड जोन्स हैं, वहाँ के जो रिवर वाटर लेवल्स हैं, इम्पैक्ट एरियाज़ हैं, उन पर इसका असर, उन पर इसका फोकस जो है वो दोस्तों आपका हो सके, ताकि प्लानिंग कर सके फ्लड्स को मिटिगेट करने की, या फ्लड्स को एक तरह से उनको शमन करने की, उसे कम करने की। उसके लिए फ्लड हज़ार्ड जोनेशन एटलस जो है असम का, उसे सेटअप आपका किया गया। सवाल पे आते हैं, व्हाट डज ICRER बेसिकली स्टैंड फॉर? फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम इमरजेंसी रिस्पॉन्स। द NDEM लाइट 2.0 इज प्राइमरली डिजाइन टू डू व्हाट? इसका मेन मकसद है यूनिफाइड इमरजेंसी और एजिलिटी वाला रिस्पॉन्स दिए, तेज रिस्पॉन्स यहाँ पर हम प्रोवाइड करें। ओके, मेरा एक दोस्त था बचपन में, उसका नाम समर्थ था, लेकिन कुछ भी अच्छा करने में वो असमर्थ था। मतलब समझ गए आप? समर्थ मतलब केपेबल, असमर्थ मतलब इनकेपेबल। ठीक है, उसको बॉल बोलते पकड़ने को। देखो उसको कोई बीमारी नहीं थी, ये मत समझो डिसलेक्सिया था और मैं वो बुली था उसको परेशान, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। काहिल था, मतलब लेजी था, मन नहीं करता था, उसको लगता था बड़े बाप का बेटा हूँ, क्या करूँगा। हालांकि अभी IAS है। तो समर्थ प्रोग्राम जो है उसके अंदर हम केपेबल करेंगे टेलीकॉम स्टार्टअप्स को कि वो अपनी कंपनीज को और बड़ा कर सकें और बेहतर कर सकें। तो समर्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया है CDOT, सी डॉट ने,
और सी डॉट का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। इसका मेन मकसद है कि हम टेलीकॉम सेक्टर और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में जो स्टार्टअप्स हैं उनमें इनोवेशन को प्रमोट करें, उनमें और कंपनीज को इन्वॉल्व करें और कंपनीज वहाँ पर आएँ और नए नए टेलीकॉम इन्वेंशंस पे काम करें। ठीक है, उसके लिए ये एक समर्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। रिसेंटली 18 स्टार्टअप्स को चूज़ किया गया है पहले कोहर्ट में। कोहर्ट बेसिकली एक ग्रुप होता है लाइक माइंडेड पीपल का। इस केस में ये ग्रुप होगा टेलीकम्युनिकेशन स्टार्टअप्स का जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ इनोवेट करना चाहते हैं। तो टोटल में 18 स्टार्टअप्स को इसमें इंक्लूड किया गया है पहले कोहर्ट में। टोटल में ऐसे 2 ग्रुप्स बनेंगे जिनको बनाया जाएगा 6 मंथ्स का, मतलब ये जो कोहर्ट बना है ग्रुप का जिस पे पैसा लगाया जाएगा, बेट किया जाएगा, ये कुछ करेंगे, इनको 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा। सेकेंड कोहर्ट उसके 6 मंथ्स बाद होगा, वहाँ पर भी 18 स्टार्टअप्स को चूज़ किया जाएगा। ओवरऑल 36 स्टार्टअप्स होंगे जिनको एंकरेज किया जाएगा, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा, उनकी फंडिंग और उनका बेसिक उनको मेंटरशिप यहाँ पर दी जाएगी। मेंटरशिप के अलावा उनको 5 लाख का उनको फाइनेंशियल ग्रांट भी दोस्तों जो है वो दिया जाएगा। और इसके लिए एक प्रोग्राम भी है सी डॉट का, उसका नाम है सी डॉट कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम, जिसका नाम है CCRP। उसके ज़रिए उनको ये सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, एक और सवाल बनेगा कि कौन इम्प्लीमेंट करेगा। तो सी डॉट तो इसको उसने, देखो यार सी डॉट क्या है ना, सी डॉट एनेबलर है, सी डॉट आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा इन सेक्टर्स में। तो अगर हम बात करें ICT में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पर करेगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी पार्क्स ऑफ इंडिया और टाई द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। ये लोग मिलकर इस प्रोग्राम को टेलीकॉम और ICT में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT में ये प्रमोट करेंगे। सवालों पे आते हैं। हु लॉन्च्ड द समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम फॉर टेलीकॉम और सिटी स्टार्टअप्स। आंसर है आपका CDOT, बिल्कुल सही जवाब। विच ऑर्गेनाइजेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर फॉर द समर्थ प्रोग्राम। आंसर है STPI, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। What is the duration of each समर्थ इंक्यूबेशन कोहर्ट। कितना ड्यूरेशन रहेगा आपका, 6 मंथ्स का रहेगा और टोटल में 18 यहाँ पर स्टार्टअप्स होंगे। हाउ मेनी कोहर्ट्स आर कंडक्टेड एनुअली अंडर द समर्थ प्रोग्राम। कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं। इनका कितना ड्यूरेशन होता है आपका, 6 मंथ्स का। कितने स्टार्टअप्स होंगे हर में 18 स्टार्टअप्स हर एक कोहर्ट में रखे जाएंगे। ये देखो आ भी गया, हर में 18 हो गया, पहले बता दिया मैंने आपको। इसको ज़रा जूम कर लेते हैं, आपका शिकायत आया था सर फ़ोन बड़ा कर दो, हेलो फरमाइश चल रहा है यहाँ पर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ग्रांट ऑफर्ड टू स्टार्टअप्स अंडर द समर्थ प्रोग्राम। आंसर है आपका 5 लाख, बिल्कुल सही। एंड एक सवाल पे और आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज नॉट अ फोकस एरिया ऑफ द समर्थ प्रोग्राम। आउट ऑफ द बॉक्स सवाल। तो 5G है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, AI है, साइबर सिक्योरिटी है, लेकिन ब्लॉकचेन इसका हिस्सा नहीं है, ये इसके अंदर आपका नहीं आता है। बाकी सब इसके अंदर स्टार्टअप्स को हम काउंट यहाँ पर दोस्तों जो है वो कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया सबको, एक बार ज़रा बता दीजिएगा। जी सर हमको जो है मालिक समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी ईयर्स हो गए हैं क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को, और इसके लिए हमने 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे को ऑब्जर्व किया है। 50 साल हो गए हैं क्रोकोडाइल को, जिसको कई लोग घड़ियाल भी कहते हैं। बेटा सिर्फ घड़ियाल नहीं होता, 3 प्रकार के क्रोकोडाइल्स होते हैं। हाँ, बैंड बजती है तीनों को देखकर, ये तो कंफर्म है। पतले वाले भी होते हैं, चोंच वाले, एक मुटकू होते हैं, ये जो है आपके सामने 3 होते हैं आपके। और हमारा ये सौभाग्य कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, इंडिया में और दुनिया में उड़ीसा इकलौता ऐसा स्टेट एरिया है जहां पर तीनों टाइप के क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। तो इसके 50 इयर्स आपके दोस्तों पूरे हो गए हैं। और ये दिन है आपका 17 जून का। इससे 50 साल पहले इसको 17 जून को स्टार्ट किया गया था। उड़ीसा इकलौता भारतीय स्टेट है इंडिया में खास तौर पे जहां पर तीनों प्रकार के क्रोकोडाइल्स आपके होते हैं। दुनिया में जो वाइल्ड घड़ियाल पॉपुलेशन जिसको हम देखते हैं, मतलब मेरे गांव में भी घड़ियाल पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही मतलब आप पता नहीं, मैं 2 साल पहले गया था, ज़्यादा नहीं, 2 साल पहले नहीं, हाँ पाया जाता है, मैं 2 महीने पहले गया था।
तो घड़ियाल पॉपुलेशन वहाँ पर भी ज़्यादा, 80% जो दुनिया की घड़ियाल पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही आपकी दोस्तों पाई जाती है। इंडिया की बात करें, इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया 50 ईयर्स पहले 1975 में। उस समय इसका मेन एरिया था भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में। अभी हाल ही में दोस्तों माँ शक्ति हाल ही में इसी के संबंधित एक नेशनल पार्क बना है जिसका नाम सिमलीपल है, जो इंडिया का 107 नेशनल पार्क है, वो भी उड़ीसा में है। इस कैंपेन को सपोर्ट किया यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एफएओ ने। मेथड एग्जाम में नहीं आएगा, इसको इग्नोर कर देना। इस समय जो प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स हैं जहाँ पर इनको हमने प्रिजर्व किया है, प्रोटेक्ट किया है, भितरकनिका है और साथ ही में आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कहाँ पर सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, क्योंकि वहाँ पर भी इसका प्रिजर्वेशन हमने दोस्तों किया है। जैसे मैंने आपको बताया, उड़ीसा में तीनों प्रकार के क्रोकोडाइल्स हैं। उनमें पहला है घड़ियाल जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। दूसरा मगरमच्छ जिसे कहते हैं, सुना होगा आपने, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। ये कैटेगरी जो है ना, इसको दिया गया है IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन इन नेचर। इसके हेडक्वार्टर्स आपके जो हैं वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और ये जो भाई साहब हैं ये पॉपुलर हैं अपने IUCN के रेड लिस्ट के लिए, इसके लिए बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। इसी रेड लिस्ट में कैटेगरीज आपकी अलग अलग हैं। एक है क्रिटिकल इंडेंजर्ड घड़ियाल, एक है वल्नरेबल मगर, और एक है आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो लीस्ट कंसर्न है लेकिन लोकली थ्रेटेंड है। मतलब जहाँ पर है उड़ीसा में, वहाँ पर इसको खतरा है कि इसको ख़त्म कर देंगे हंट करने वाले। तो ये 3 कैटेगरीज आपकी होती हैं। घड़ियाल 3000 से ज़्यादा है वाइल्ड में। इंडिया में चंबल, सोन, कतरनी घाट सेंचुरीज में है। सॉल्ट वाटर 250 to 2500 से ज़्यादा है। भितरकनिका, सुंदरबंस, अंडमान निकोबार में है। मगर आपका इंडिया में हर जगह है, गुजरात, राजस्थान, MP में, यहाँ पर भी इन्हें दोस्तों जो है वो आपका पाया जाता है, ठीक है। बाकी मैं और घुस गया इसके अंदर तो मुझे मिल गया ये ग्राफिक जहाँ पर अलग अलग आपके डेटा यहाँ दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पर क्या है। आपका मन करे पढ़िएगा, मन करे मत पढ़िएगा, लेकिन मैंने ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। अलग अलग डेटाबेस यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, इसी बात पे आपको दिखा देता हूँ सर, ये लीजिए, ठीक। घड़ियाल का नाम है गैलस, मगर का नाम है क्रोकोडिलस, और सॉल्ट वाटर का नाम है आपका पोरोसस, इसका नाम पोल्सोरिस। क्या बात है, ये सब नहीं आएगा, बस मैंने डिटेल में आ गया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। घड़ियाल पाया जाता है यूपी में, यही पाया गया था मेरे यहाँ, राजस्थान में, MP में, चंबल में खास तौर पे। मगर पूरे इंडिया में फैला हुआ है। इसका ये मस्त आदमी है, खाना बदोश आदमी है, उड़ता हुआ बादल है। क्रोकोडाइल ये जो आपका है सॉल्ट वाटर, ये अंडमान निकोबार में है, भितरकनिका में है, इन सब जगहों पर है। और अलग अलग कैटेगरीज आपकी यहाँ पर दोस्तों जो है वो दी गई हैं। क्लियर हो गया सबको भाई? समझ में आ गया सबको भाई? एवरीवन ओके। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात एक और दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पर ध्यान देना। इंडिया में केंद्रापाड़ा, माफ़ करिए, मुझे उड़िया सीखनी है भाई। केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। प्लीज़ उड़िया, मेरे उड़िया भाई बहन प्लीज़ बता देना कैसे कुछ वर्ड्स को स्पेल करें। तो उड़ीसा का केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में जहाँ पर तीनों स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो उड़ीसा में तो है, उड़ीसा में भी लोकल चले तो केंद्रापाड़ा या केंद्रापाड़ा एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, जहाँ पर तीनों स्पीशीज़ आपकी क्रोकोडाइल्स की पाई जाती हैं। तो उस वजह से भी दोस्तों जो है ना, ये न्यूज़ में आपका फ़िलहाल बना हुआ है। समझ में आया सबको भाई? क्लियर हो गया सबको भाई? एक बार ज़रा बता दीजिएगा। जी सर, जी सर, जी सर, हमको ये क्लियर हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं डिफेंस पे। इंडिया ने इंक्रीज़ किया है अपना न्यूक्लियर वॉरहेड, जिसको आगे चलकर जिससे न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, न्यूक्लियर वेपन का तरह उसको इस्तेमाल करेगा मिसाइल्स के ज़रिए। उसकी संख्या अब इंडिया की पाकिस्तान से ज़्यादा हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है सिपरी।
सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक माना हुआ संगठन है। स्टॉकहोम में बेस्ड है स्विट्ज़रलैंड में, स्टॉकहोम में बेस्ड है आपका स्वीडन में, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इंडिया 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। वॉरहेड मतलब इनका इस्तेमाल वेपन के तौर पर, न्यूक्लियर अटैक के तौर पर कर सकता है, मिसाइल्स के ज़रिए, जेट्स के ज़रिए। 170 आपके पाकिस्तान के हैं। चाइना के पास हमसे ज़्यादा हैं, 600 हैं, और उसमें 24 डिप्लॉय कर, 24 को वो टेस्ट भी कर चुका है। तो 600 हैं चाइना के पास, पाकिस्तान के पास 170, हम उससे 10 का नंबर ऊपर 180 पे हैं। लेकिन जो हिपोक्रेसी है दुनिया की, उसको देखिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये हम आगे बढ़ाएंगे आपको, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, रशिया के पास 5459 है, यूएसए के पास 5177 है, ठीक है। हमसे ये CTBT को साइन कराना चाहते हैं, जो कि एक ट्रीटी है अबॉलिशन ऑफ या प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की। बेसिकली हमसे ये NPT साइन कराना चाहते हैं काफ़ी टाइम से, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT, ठीक है। और खुद लेके बैठे हुए हैं। और अब तो और देश भी आ गए हैं इसमें, नॉर्थ कोरिया भी है, फ्रांस भी है, UK भी है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने अभी कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स बनाए हैं, ठीक है। मतलब देखो, अगर आपको नहीं देखा होगा, कभी आपने कोई वीडियो गेम खेला होगा, तो कुछ ऐसा आपका कैनिस्टर होता है, ड्रम टाइप का होता है, ठीक है, जिसको हम शूट कर सकते हैं जेट से या मिसाइल की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डाल सकते हैं और पीस टाइम में ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन अगेन इसका अटैक उतना नहीं होगा, लेकिन हाँ असर तो फिर भी करेगा। सिमिलरली पाकिस्तान भी जो उसका मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल, फिसाइल मटेरियल, उसको भी बनाने में लगा हुआ, प्रोक्योर करने में लगा हुआ है, ताकि वो भी अपने वॉरहेड्स को इंक्रीज़ कर सके। तो हर देश न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर सीरियस है और उस पर काम भी लगातार वो कर रहा है। अब आते हैं दोस्तों MOUs पर। भारत फॉर्ज पुणे बेस्ड कंपनी है, उसने फ्रेंच कंपनी टर्गिस गैलियार्ड या टर्गिस गाइलार्ड के साथ टाइप किया है, और मिलकर ये इंडिया में ड्रोन्स बनाएंगे। ड्रोन्स का एक और नाम आपका है अनमैन्ड एरियल व्हीकल या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जो भी कह लीजिए। इसको भारत फॉर्ज और टर्गिस गाइलार्ड मिलकर बनाएंगे, और ख़ास तौर पे इस ड्रोन का नाम होगा आरोक UAV। आरोक UAV नाम होगा इसका, और ये पुणे में बनाया जाएगा, और इससे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को उसको बनाया जाएगा, जिससे मेक इन इंडिया को और आत्मनिर्भर भारत जैसे जो मिशन है, जिसमें इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, उसको ज़्यादा प्रोग्रेस, ज़्यादा बल, ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। ये जो आरोह UAV है, ये एक मीडियम रेंज का, मीडियम ऑल्टीट्यूड पर, मीडियम हाइट पर लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है। मतलब एक हाइट पे, मीडियम हाइट पे लंबे समय तक ट्रैवल कर सकता है, और इसको डिज़ाइन किया है टर्गिस गाइलार्ड ने, फ्रांस की। ये इंटेलिजेंस भी कर सकता है, सर्वेलेंस भी कर सकता है, वहाँ से चीज़ों को पिकअप करके ला भी सकता है। 1.5 टन वेपन्स इसमें आर्म कर सकते हो। और ये भारत फॉर्ज क्या होगा, इसको इंडिया में इंटीग्रेट करेगा, डिज़ाइन को बनाएगा और मैन्युफैक्चर करेगा। और भारत फॉर्ज जो है वो पुणे महाराष्ट्र में आपका बेस्ड है। पुणे वो शहर है जहाँ पर अभी एक क्लीन प्लांट सेंटर बनेगा। यहाँ पर ग्रेप्स का क्लीन प्लांट सेंटर जो बनेगा, 3 सिटीज़ है महाराष्ट्र की। पुणे में ग्रेप्स बनेंगे, नागपुर में ऑरेंजेस बनेंगे क्लीन प्लांट के अंदर, और सोलापुर में अनार को सेटअप आपका किया जाएगा। स्टेट्स की बात हो रही है, महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो स्टेट्स की बात कर लेते हैं। और आज का स्टेट हमारा जो है वो बिहार है। बिहार ने अप्रूवल दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि आप 6 स्मॉल एयरपोर्ट्स को उड़ान स्कीम के अंडर बिहार में बना सकते हैं। उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, जिसके तहत 6 स्मॉल एयरपोर्ट्स को इंडिया में बिहार में डेवलप किया जाएगा। मधुबनी, तालियां बजाइए आप लोग जानते होंगे तो, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर बेतिया के पास है। बेतिया ये बहुत ही फेमस जगह है अब तो, पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी की वजह से। मुजफ्फरपुर, सहरसा, इन 6 सिटीज़ में ये स्मॉल एयरपोर्ट्स बनेंगे, और ये बनेंगे अंडर दी उड़े देश का नाम नागरिक। आपका सवाल है सर, इसको कितने साल हो गए हैं इस स्कीम को 9 ईयर्स हो गए हैं। इसका 5.5 वर्जन अब हमारे सामने चल रहा है। एक सवाल आपका होमवर्क है, कितने सी प्लेन सर्विसेज को अब 5.5 इस योजना का जो एडिशन है उसमें लॉन्च किया जाएगा, ये सवाल आपसे
पेपर में ज़रूर से एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है। यहाँ पर अब बिहार की बात करें तो बिहार का मैं आपके सामने ले आया स्टैटिक जीके जो डिटेल में है। बिहार में अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व का, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ओनली टाइगर रिजर्व है बिहार का, और ये वेस्ट चंपारण में है। रामसर साइट्स में आपके 3 हैं। कन्वर लेक है बेगूसराय में, दूसरा है नागी बर्ड सेंचुरी जमुई में, और नकती बर्ड सेंचुरी जो भी जमुई में है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की बात करें तो यहाँ पर है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जीआई टैग्स की बात करें, मधुबनी पेंटिंग दुनिया जानती है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी और भूसुरा, मगही पान बेहतरीन, कतरनी राइस, शाही लीची, जर्दालू मैंगो, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट्स और भागलपुर सिल्क, ये सब कुछ आपका जो है वो बिहार में है। लेकिन इस बार का जो एसबीआई क्लर्क का पेपर था ना, उसमें एक सवाल आया था जो बहुत इंटरेस्टिंग था, और वो सवाल था कि लीडर इन प्रोडक्शन। वो सवाल आया था कि कौन सा स्टेट रबर के मामले में लीडर है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग, एक बात याद रखना, अब ना तुम पिक एंड चूज नहीं कर सकते हो, ना बाबा ना। अब वो चाह रहे हैं कि तुमको जानकारी हो, तुम रट्टू तोता ना बनो, तुम मैराथन का चूरन खा के आओ, क्योंकि उससे इस बार बदहजमी हो गई थी, गैस बनी और बहुत गैस बनी उससे, है ना, और उल्टी हो गई। समझ में आया आपको? तो मैं अभी आपको कह रहा हूँ, मैं भी मैराथन लूँगा, टेंशन ना लो उसका, लेकिन उसका वेट मत करियो, कोशिश करो इसको रिकॉर्ड देखने की, लाइव देखने की, लेकिन देखो, क्योंकि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ सर, पसीना बहा के कोशिश पूरी कर रहा हूँ, लगातार मिस नहीं करूँ कोई सेशन। तो यहाँ पर आप देखो, मखाना जो है उसमें लीडर है। इंडिया का जो नेशनल मखाना बोर्ड है वो यहीं पर बनेगा। 80% इंडिया का मखाना कहाँ बनेगा? बिहार में बनेगा। शाही लीची सबसे ज़्यादा लीडर है। हनी, क्या बात है, शहद, तभी तो उनकी मीठी बोली देखिए कितनी शहद वाली बोली है। कॉलीफ्लावर और वेजिटेबल्स, इसमें इंडिया का लीडर है कौन? हमारा बिहार। समझ में आया आपको? क्या बात है, फुल इज्जत चाहिए भाई। फिर बिहार, क्या बात है गाइस, बिहारियों का, मैं भी बिहार की ननिहाल है मेरा, खुश हो गया मैं। बिहार हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ई वोटिंग सिस्टम। ससुर, घर बैठे वोटिंग कराएंगे, अब आपको जाना नहीं है, अब आपको राशन मिला, पानी मिला, चावल मिला, दाल मिला, अब घर बैठे वोटिंग भी करा देंगे आपसे। तो बिहार हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ई वोटिंग वाया द मोबाइल ऐप। म्यूनिसिपल और अर्बन बॉडी पोल्स में ये वोटिंग शुरू होगी पहली बार, मतलब म्यूनसिपालिटी चुनाव होता है ना, मेयर वेयर का, इन सब का, उसमें होगा। अर्बन बॉडीज़ में पार्षद वार्षद का, उसमें होगा आपका। और दीपक प्रसाद जी जो इलेक्शन कमिश्नर है यहाँ के, उन्होंने अनाउंस किया है। और 2 ऐप्स होंगी जिस पे आप वोट कर सकते हैं। पहले ऐप का नाम है ई वोटिंग SEC BHR, स्टेट इलेक्शन कमीशन का ये ऐप है, सीडैक ने बनाया इसको। और दूसरा है ऐप बाय स्टेट बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन, वहाँ पर जाकर इस चुनाव में आप वोटिंग कर सकते हो। तो जो लो इम्पोर्टेंस वाले चुनाव है उनमें अब इसको शुरू किया जाएगा, आगे चलकर इंडिया में अगर अच्छा रहा और स्टेट्स में इसको लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर कुछ महीनों बाद सवाल बनेगा, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस ई वोटिंग इन इट्स इलेक्शंस, इन इट्स म्यूनसिपालिटी इलेक्शंस? आंसर होगा बिहार। अपॉइंटमेंट्स पे आए दोस्तों, अनुराधा ठाकुर रिप्लेस करेंगी अजय सेठ को सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। सेबी के करंट चेयरपर्सन है तुहिना कांता पांडे, और वहाँ पर अजय सेठ थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, उनकी जगह अब अनुराधा ठाकुर सेबी बोर्ड में आपकी आएंगी। और इनका ये इकोनॉमिक अफेयर्स सचिव हैं, और ये अजय सेठ को दोस्तों को रिमूव करेंगी। एंड इसका मतलब है कि ये अब अजय सेठ को आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड जो है ना, उसमें भी रिप्लेस करेंगी, क्योंकि यहाँ पर है तो वहाँ पर भी होंगी, दोनों रेगुलेटर्स हैं। सेंट्रल बोर्ड, जैसे मैं आपको कहा, इसमें 21 मेंबर्स हैं आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में। इसका 616th मीटिंग अभी हुआ था, कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। 615 मीटिंग में मुंबई में हुआ था, जहाँ पर इन्होंने कहा था कि इंडिया को, आरबीआई सरकार को 2.69 लाख करोड़ के आसपास पैसा देगी एज अ डिविडेंड ट्रांसफ़र, सरप्लस ट्रांसफ़र। 3.38 लाख करोड़ की इनकी टोटल इनकम भी है आपकी, काफ़ी अच्छी इनकम है इनकी। और काफ़ी कुछ उन्होंने उस बैलेंस शीट में कहा था। उन्होंने कहा था कितना करेंसी नोट, 500 का नोट सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में है, वैल्यू में भी, वॉल्यूम में भी। और कितना खर्चा आया है, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है 6832 करोड़, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। तमाम तरह की बातें इन्होंने उस मीटिंग में दोस्तों कही थी। फिर दोस्तों चलते हैं अब असम, वही असम जिसके लिए अभी एक फ्लड एटलस बनाया जा रहा है सरकार द्वारा।
उसी असम में वहाँ के एक टी गार्डन में एक फॉसिल लीफ पाई गई है जो कि 24 मिलियन ईयर पुरानी है। डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोटोपिया फॉसिल। नोटोपिगिया, अगर मैं हल्का सा आपको हिंट दूं तो नोटोपिगिया बेसिकली बिलोंग करती है कैश्यू फैमिली से। उस फैमिली में आपके मैंगोज भी आता है, उस फैमिली में आपके टी लीव्स भी आती हैं। उस प्रकार का ये फॉसिल है। फॉसिल वही होता है जिससे कि कुछ चीज़ बनती है, ज़मीन से बनता है, फ्लावर, फूल, फलाना ढकाना, तो वो इसमें आता है। तो नोटोपिगिया फॉसिल दुनिया का सबसे ओल्ड पाया गया यहाँ पर असम में। अच्छा क्या बात है, बीरबल साहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ ने इसको डिस्कवर किया है, क्या बात है। और लोकेशन है इसका मकुम कोलफील्ड। नाम भी देखिए क्या नाम है इसका, मकुम। मकुम कोलफील्ड में इसको पाया गया है और ये कोल बेड्स में वहाँ के इसे पाया गया है। और ये करीब 24.3 मिलियन साल जो है पुराना है। और करेंटली ये आपका जो है नोटोपिगिया जीनस, ये करेंटली आपका सिर्फ वेस्टर्न घाट्स पाया जाता है, जो कि एक इंडिया का वर्ल्ड साइट है। और अभी तक नॉर्थ ईस्ट में इसको पाया नहीं गया था, जिसका मतलब था कि यहाँ से पहले बनता था, यहाँ से शिफ्ट होके कहीं और बनने लगा, जो कि एक चेंज है इकोलॉजी का, चेंज है एनवायरनमेंट का। और ये यहाँ पर ये जो एक आपका फॉसिल है 24 मिलियन 24 मिलियन ईयर्स पुराना, उसको यहाँ पर पाया गया है। फिर दोस्तों इंडियन टीम MGD1 ने जीता है 2025 का फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम चेस चैंपियनशिप। इंडिया विनर है MGD1 के 2025 के फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम टेस्ट चैंपियनशिप का। ये उसका विनर दोस्तों जो है वो आपका घोषित हुआ है। इसका नाम है MGD1। MGD1 जो है उसमें जून 13 से 14 को ये खेला गया। वेन्यू था लंदन में, जहां पर ये वर्ल्ड रैपिड टीम चेस चैंपियनशिप हुई। और इंडियन टीम का नाम था MGD1, जिसमें अर्जुन एरिगसी, श्रीनाथ नारायणन कैप्टन थे, पेंटाला हरिकृष्णा, प्रणव वेंकटेश, अथर्व तयाड़े और लियोन मेंडोका थे। इंडिया ने जीता, 10 जीत हासिल की, एक ड्रॉ किया, एक लॉस किया। और ये पहली बार जब किसी इंडियन टीम ने इस टाइटल को दोस्तों जो है वो अपने नाम किया है। जाने से पहले दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, आज और कल लास्ट डेट है सफलता बैच ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लेने के। IBPS कैलेंडर आ चुका है और हमने IBPS RRB PO क्लर्क और IBPS PO क्लर्क के लिए एक बैच लॉन्च किया, उसका नाम है सफलता बैच प्रो 1.1। इसका सेकेंड एडिशन भी आएगा, थर्ड भी आएगा। 1 के करने के बाद हम 20 दिन का गैप लेंगे, जहां पर हम कराएंगे आपको स्टैटिक GK प्रो, जहां पर स्टेट बेसिस पे हम स्टैटिक GK कराएंगे। जो लोग नए आए हैं, जो एकदम ही बिगिनर हैं, जिन्हें बैंकिंग का बी नहीं आता है, उनके लिए BBM प्रो है, ये अवेल कर सकते हैं। जिनको PDF से डेटा रिटेन करना है, मल्टीपल प्रैक्टिस करनी क्वेश्चंस की, वो GA नोट्स प्रो अवेल कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा इस सब्सक्रिप्शन में। जिनके पास सब्सक्रिप्शन है और उनका अभी समय है, अगले साल पढ़ना है, वो शुरू करें BBM प्रो से। जिनको इस साल एग्जाम देने हैं उनको शुरू करना है सफलता बैच से। और अगर समय मिले तो BBM प्रो पढ़ लीजिएगा। सफलता बैच प्रो पढ़ना है आपको, उसका सेकेंड थर्ड पार्ट भी आगे चलकर और आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टैटिक GK प्रो जो है वो स्टेट GK पे फोकस करेगा, वो उसके बाद आने वाला है। तो ये सब्सक्रिप्शन लेना आपके लिए बेटर रहेगा। अलग से भी आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल GA नोट्स प्रो प्रीमियम PDFs के लिए, डेटावर्स के लिए। बेटा बैंक के अंदर जो लोग नए आए हो, जान लो डेटा याद करना पड़ता है। रोक आके याद कर लो या मुझसे याद कर लो, मेरे से याद करना है तो डेटावर्स करता हूँ, हर हफ्ते संडे को अपलोड होता है। उसका वीडियो भी अब अपलोड होना शुरू हो गया है, जून से स्टार्ट हुआ फिर से अपलोड होना, वो इसके अंदर है। साथ ही साथ प्रीमियम PDFs हैं, RBI करंट अफेयर्स हैं, 300 के ऊपर स्टेट MCQs हैं। अलग से BBM प्रो भी ले सकते हो, उसका कोड है आपका कुश। सफलता बैच भी अलग से ले सकते हो, उसका कोड है आपका KP40। ये भी अलग से कर सकते हो, लेकिन एक साथ अगर लोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी अगर रिन्यू कराना है आपको, रिन्यू कराने के लिए आपके पास कोड है रिन्यू का, किसी भी का भी करा सकते हो, 1 प्रीमियम भी करा सकते हो। टारगेट बैच का कोड है आपका KP40। इस कोड का यूज करके आप जो भी प्रीमियम PDFs हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, हर सब्जेक्ट के, ना सिर्फ GA के बल्कि मैथ्स एंड रीजनिंग के करेंगे। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप KP40 का यूज करोगे बेटा, मेरे लिए अच्छा है, तो इसका यूज कर सकते हो आप। दूसरा है आपका यस मॉक, इस पे भी अगर आपको कोड यूज करना है बच्चा, तो कोड यूज करोगे आप KP40 का। इस कोड को यूज करके आपको मिलेगा यस मॉक पे आपको सारे मॉक्स, हमारे उसके मॉक्स अपडेट हो रहे हैं, हो जाएंगे।
अलग से आपको लेना वन प्रीमियम, उसका कोड येस ऑफिसर का है, और एजुकेटर एक्सक्लूसिव के लिए आपके अलग अलग कोड्स भी हैं, वहाँ पर भी येस ऑफिसर का कोड आप यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़ कनेक्टर्स पे दोस्तों आते हैं। आरबीआई ने रेस किया है एजेंसी कमीशन रेट फॉर बैंक्स कंडक्टिंग गवर्नमेंट बिजनेस। सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ एटलीस्ट 99.44% ई कॉम एक्सप्रेस लिमिटेड डिलीवरी लिमिटेड, मैंने डिलीवरी को अक्वायर करने को अलाउ किया है। सेबी ने अप्रूव किया है, एनएससी तो बेकार है। इंडियन एयरलाइन इंडिगो टॉप 3 में आ चुके लो कॉस्ट कैरियर्स में। इंडिया ने होस्ट किया है पहला असेंबली ऑफ नेशनल बिग अलायंस दिल्ली में। अमित शाह जी लॉन्च किया 3 टेक प्लेटफॉर्म्स फॉर स्पीड प्रिसिशन एंड इंडस्ट्री मैनेजमेंट। इंडिया के लैब है आपका जिसने ज्वाइन किया रिंडरपेस्ट वाइस कैपिटल प्ले कंटेनमेंट में। ट्राई ने टैरिफ्स को डबल करने मैक्सिमम करने का अलाउ किया रिटेल टैरिफ्स का फॉर पीडीओस इन पीएम मनी। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के 50 साल आपके पूरे हो चुके हैं। समर्थ प्रोग्राम टेलीकॉम स्टार्टअप्स का लॉन्च हुआ है जिसमें 5 लाख रुपीज़ का सपोर्ट मिलेगा और टोटल 36 स्टार्टअप्स का सपोर्ट मिलेगा 2 कोहर्ट्स में 18 ईच, और ये 1 साल तक आपका 6 महीने तक एक चलेगा, 6 महीने तक चलेगा, 1 साल तक दोनों कोहर्ट्स को सेटअप ओवरऑल किया जाएगा। फास्टैग का प्राइस है आपका 3000 रुपये का अगर आप 1 साल कराते हो या 200 टिप्स का कराते हो, जो पहले हो जाएगा उसके बाद आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। इंडिया का न्यूक्लियर वॉरहेड काउंट है 180 एज पर सिपरी। भारत फौज ने एमओयू साइन किया है फ्रेंच कंपनी टर्गिस गालियार्ड के साथ और अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, आरोक नाम है सीओबी का। बिहार बना है पहला स्टेट टू अडॉप्ट ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन पोल्स। बिहार कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है AAAI को टू सेटअप 6 एयरपोर्ट स्मॉल एयरपोर्ट्स इन द स्टेट। राहुल ठाकुर रिप्लेस करेंगे अजय सेठ को एंड सेबी बोर्ड। 24 मिलियन ईयर ओल्ड सीक्रेट अनर्थ किया गया डिस्कवरी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का। इंडियन टीम MGD1 ने जीता 2025 का फीडे वर्ल्ड रैपिड चेस टीम चेस चैंपियनशिप का खिताब। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ये सेशन नज़र न लगे, सबसे कंसिस्टेंट सेशन है करंट अफेयर्स का। बिना डेली करंट अफेयर्स के काम ना चल बे, इस बात को याद रखिएगा। बेटा मेरी बात आप फिर से सुनिएगा, मैं तरीका डिफरेंट करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको हंसाने की, अलग तरीके लेकर आता हूँ, अतरंगी तरीके लेकर आता हूँ, लेकिन मेरा काम होता है कि अगर मैं मजाक भी करूँ तो पेपर में आए। उसी सोच के साथ मैं आपसे बतना चाहता हूँ कि आप रेगुलर रहें, इस सेशन को मिस ना करें। ये सेशन आज 9 बजे आया है, कल भी 9 बजे आपको मिल जाएगा। कल कोशिश करेंगे, लाइव नहीं हो पाएगा बिकॉज कल सफलता दिवस है, लेकिन कल ये रिकॉर्ड तो डाल ही देंगे आपके लिए, ठीक है। नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैटरडे को सेशन आपका जो है वो 12 AM पे आएगा। योजनाएं चर्चा आपका अगले हफ्ते, तीनों हफ्ते का एक साथ निपटा दूंगा मैं आपके लिए, और सफलता बैच जो क्लासेस आपने अवेल की हैं वो मंडे से आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करेंगे आपसे अब हम कल सुबह 9 बजे। बाय, थैंक यू सो मच।